तो हेलो मेरे मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू फिलो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक बर्णवाल, आपका केमिस्ट्री टीचर। और हम लोग कंटिन्यू पढ़ जा रहे थे बच्चों, हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे थे सोल्यूशन चैप्टर, विलियन चैप्टर, है ना। ऑलरेडी हम बात करें तो अभी तक हम ऑलरेडी 9 लेक्चर जो है इस यूनिट का आप लोग को पढ़ा चुके हैं। और अगर आप पहली बार हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो प्लीज इसको अभी देख लो, लेकिन पीछे वाला लेक्चर भी जाकर के कवर कर देना, क्योंकि पूरे जो चैप्टर है वो तभी समझ में आएगा जब आप पूरा लेक्चर को देखोगे, सभी लेक्चर्स को देखोगे। एक्चुअली में ये लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 10 होने वाला है और आज के क्लास में ये हमारा अंतिम लेक्चर होने वाला है, लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप करें सर, अभी तक क्या क्या आप पढ़ा दिए हैं। तो देखो, अभी तक हम लोग बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं, जिसमें से अंदर हम लोग सॉल्यूशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। दूसरा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी बता दिए हैं, ठीक है। हाँ, जो जो टॉपिक हम पढ़ा दिए उसको हम एक बार रिकैप कराते हैं। तीसरा देखो, हमने आपको पढ़ाया था क्या, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा दिया था कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था क्या, हेनरी लॉ क्या होता है। फिर आपको पढ़ाया था हमने रॉल्ट का नियम क्या होता है, ठीक है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग, तो आपको हम पढ़ा चुके थे क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चारों प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कौन कौन सर, तो हम बोले तो रिलेटिव lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये मेन टॉपिक है इस यूनिट का, और ये सारा टॉपिक ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं इस यूनिट के अंदर, ठीक है। बात समझ रहे हैं। अगर आप ये सब टॉपिक अभी नहीं पढ़े हैं तो प्लीज हमारे पीछे लेक्चर्स को देखो जा करके, और एक एक करके सारे टॉपिक का बढ़िया से प्रॉपर क्लास नोट्स बनाओ। जो बच्चे मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बना रहे प्लीज तुम लोग जा करके नोट्स बनाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेटा तुम्हें क्लास नोट्स ही काम आएगा। क्लास नोट्स रहेगा तब तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, अच्छे से क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, ठीक है। चलो, तो आज के क्लास में क्या पढ़ना है सर, देखो आज के क्लास में बेटा दो टॉपिक तुम्हें पढ़ना है, एक एबनॉर्मल मोलर मास, एक क्वांटम फैक्टर। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, सर ये एबनॉर्मल मोलर मास क्यों आया, है ना, एबनॉर्मल मोलर मास क्यों आया। तो पहले इसका स्टोरी समझते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास का क्या क्या क्यों आया और कैसे आया, ठीक है। बात समझ रहे हैं? हाँ, बात समझ रहे हैं। एक मिनट, देखो अब एबनॉर्मल मोलर मास का थोड़ा सा स्टोरी समझते हैं, क्या होता है एबनॉर्मल मोलर मास। देखो, ठीक है। देखो एबनॉर्मल मोलर मास जो वर्ड है उसके पहले समझो एक नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल मोलर मास, देखो होता क्या है, सिंपल समझो क्या, कि दो हम अलग अलग सिचुएशन आपको दे, देखो एक ये लिक्विड है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट।
ठीक है। अब इस प्योर सॉल्वेंट ए है, ठीक है। अब इसमें क्या मिला रहे, एक सॉल्यूट मिला रहे जो है बी। क्या है सर यहाँ पे, सॉल्यूट बी। अब इसके मिलने से क्या होता है कि कई बार ये मिल करके ए भी बनेगा। अब होता क्या है कि ए और बी जो है, अगर बी कहीं आयोनाइज हो जाए, बी क्या हो जाए सर, बी टूटे किसमें, एक्स और वाई में, और यहां जुड़ करके क्या बने, ए एक्स और ए वाई बने। मतलब इस केस में देखो क्या है कि बी जो है एक्स वाई पार्टिकल में अगर टूट रहा है तो ये एक्स, ए एक्स और ए वाई, मतलब यहां पे समझो कि था पहले ये एक और एक दो, अगर ये डिसोसिएट किया मतलब ये पार्टिकल क्या किया सर, डिसोसिएट का मतलब टूटा, समझ रहे, डिसोसिएट किया। अगर ये टूटता है तो दो नया नया पार्टिकल बन रहा है, एक ये कंडीशन हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है सर कि ये जो ए है अगर ये टूटा नहीं, ठीक है, ए और बी मिलकर के एसोसिएट हो गया। क्या हुआ सर, एसोसिएट हो गया। एसोसिएट का मतलब है पार्टिकल जो है, या तो देखो दो कहानी हो सकता है, क्या कि अगर ये पार्टिकल्स घुल गया और इक्वली घुला तो नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या सेम रहा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जितना लेने से पहले था और बनने के बाद सेम रहा। दूसरा कंडीशन क्या हुआ सर कि लेने से पहले जो था और सॉल्यूट लेने के बाद अगर ये टूट गया तो पार्टिकल की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब समझो क्या कि मिलाने से पहले इसका वेट अगर 100 ग्राम था, मिलाने के बाद भी अगर 100 ग्राम रहा, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि सोल्यूशन बनाने से पहले ये 100 था और बाद में घट के हो गया 95, तो दिक्कत है। 100 था लेकिन बाद में घट के हो गया 95, ये घटा कब होगा, जब दो पार्टिकल एसोसिएट कर गया होगा, मिल गया होगा एक दूसरे में, पहला कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या, यदि 100 है ये बढ़ के हो गया 105, यानी कि बढ़ गया, समझ रहे, मतलब अपने नॉर्मल वैल्यू से अगर ये घट जाता है या बढ़ जाता है सॉल्यूशन बनने के बाद, किसके वजह से, सॉल्यूट पार्टिकल के वजह से, तो उसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल। क्या बोलेंगे सर, एबनॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है सेम सेम, एबनॉर्मल का मतलब है क्या, जो था उससे या तो ज्यादा या तो उससे कम। बात समझ रहे हो, मतलब लेने से पहले 100 है और लेने के बाद भी 100 रहा, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है। लेकिन अगर ये लेने के बाद 100 से बढ़कर के 105 ग्राम हो गया तो एबनॉर्मल वैल्यू, 100 से घट करके 95 हो गया तब भी एबनॉर्मल वैल्यू, मतलब ज्यादा हो गया तब भी दिक्कत, कम हो गया तब भी दिक्कत। तो ऐसा प्रॉब्लम कहां पे है, अब तुम्हारे मन में एक सवाल आता है। देखो हम क्या करते हैं कि जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे RLBP, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ ली। जब पढ़ने के बाद देखोगे कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है अगर वो एसोसिएट हो गया सॉल्वेंट के साथ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट गया। तो जब तुम बना रहे थे थ्योरेटिकली वैल्यू तो उसका एक अलग वैल्यू आ रहा था, लेकिन जब लैब में उसी प्रोसेस को किया गया तो उसका वैल्यू क्या हो गया सर, कम हो गया। बात समझ रहे हो, थ्योरेटिकल उसका मोलर मास निकल गया कुछ और निकला, और प्रैक्टिकल किया गया तो कुछ और निकल गया। उसी तरह अगर प्योर सॉल्वेंट में जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया गया अगर वो डिसोसिएट कर गया, डिसोसिएट का मतलब आयन की संख्या बढ़ जाना, अगर आयन की संख्या बढ़ गया तो क्या होगा सर, उसके अंदर का मोलर मास बढ़ जाएगा। मतलब जो पेपर पेन पे आया कैलकुलेट करके मोलर मास, और जो प्रैक्टिकली किया गया वो क्या हो गया सर, बढ़ गया। मतलब सिंपल समझो, जो वैल्यू था उस वैल्यू से अगर मोलर मास का वैल्यू कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो उसी को कहेंगे क्या, एबनॉर्मल वैल्यू। और ये मोलर मास के केस में बात होगा तो नाम होगा क्या, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, बात समझे मेरी, क्लियर है। देखो उसी बात को हमने यहां लिख रखा है क्या, डेफिनेशन में क्या, देखो द मॉलिक्यूलर मास विच इज आइदर लोअर एंड हाइयर, जो या तो कम हो जाए या तो ज्यादा हो जाए, आइदर लोअर या हाइयर देन दी नॉर्मल वैल्यू, अपने नॉर्मल वैल्यू से, इज कोल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। और उसी को हम क्या कह देंगे सर, एबनॉर्मल मोलर मास कह देंगे। ठीक है, ठीक है, उसी को क्या कह देंगे सर, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, बोलता है एबनॉर्मल मोलर मास इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। अब देखो ध्यान में समझो, ये एबनॉर्मल मोलर मास कब दिखेगा, जब पार्टिकल एसोसिएट हो जाए। एसोसिएट का मतलब
जब दोनों पार्टिकल एक दूसरे में मिल जाए, जुड़ जाए, या फिर डिसोसिएट हो जाए, टूट के अलग अलग हो जाए। बात समझ रहे हो? हाँ, तो सिंपल समझो क्या कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, सिंपल दिया था 100। अगर ये 100 रहा सॉल्यूशन बनने के बाद तो नॉर्मल, अगर ये बढ़ के 105 हो गया तो एबनॉर्मल, घट के 95 हो गया तो एबनॉर्मल। बढ़ेगा कब? जब पार्टिकल डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, जब पार्टिकल क्या हो जाए सर, डिसोसिएट होगा तब ये बढ़ेगा। अगर पार्टिकल एसोसिएट हुआ तब ये होगा, और जब कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, एसोसिएट ना एसोसिएट, तो वही रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ रहे? और ये ऐसा बात कब ऑब्जर्व किया गया? जब एक्सपेरिमेंट किया गया तब। एक्सपेरिमेंट से पहले कोई बात नहीं था, एक्सपेरिमेंट हुआ तब पता चला जो तुम थ्योरी पढ़ रहे हो और जो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट हो रहा है लैब के अंदर, बेटा ये दोनों के वैल्यू में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है। तो इसीलिए ये जो टर्म है एबनॉर्मल मोलर मास, और एबनॉर्मल मोलर मास को समझने के लिए एक टर्म लाया गया आई, जिसका नाम दिया गया क्या? वॉन हॉफ फैक्टर। क्या नाम दिया गया सर? वॉन हॉफ फैक्टर। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो देखो क्या कहता है, कहता है यहां पे क्या कि इट इज द रेशियो, ये क्या है सर? इट इज द theoretical value of molecular mass to the experimental value of molecular mass। ये एक तरह से theoretical value होता है molecular mass का, और डिवाइड बाय क्या? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास। बात समझ रहे हो? ये क्या होता है? एबनॉर्मल मोलर मास एक तरह से, या वह इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे जो वांट ऑफ फैक्टर को बताएगा। ये एक तरह से थियोरेटिकल वैल्यू और ऑफ मॉलिक्यूलर मास बटे प्रैक्टिकल वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास का क्या होता है? रेशियो। देखो हमने आई बराबर क्या लिखा है सर? थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास जो पेपर पेन पे आएगा, ऑब्जर्व जो एक्सपेरिमेंट करके आए। ठीक है, दोनों के वैल्यू में डिफरेंस रहा तो एक वैल्यू आएगा जिसका नाम क्या होगा? एबनॉर्मल मोलर मास। यानी कि समझो क्या आई बराबर क्या लिख रहा है सर यहां पे? नॉर्मल मोलर मास, और नीचे क्या है सर? एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, ठीक है, बात समझ रहे हैं? आगे देखो, बोलता है वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है सर? आई। व्हाट इज आई? आई बोलता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। ठीक है, बोलता है आई क्या है? आई जो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल है जो टूटने या जुटने से पहले जो रहेगा। ठीक है, बोलता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर, आफ्टर मतलब के बाद। ठीक है, एसोसिएशन डिसोसिएशन होने के बाद, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, टूटने से पहले या एसोसिएट या डिसोसिएट होने से पहले जो है उसको भी डिवाइड करेंगे तो आई। मतलब आई को 3-4 तरीके से लिखा गया। ठीक है, एक नॉर्मल मोलर मास बटे एबनॉर्मल मोलर मास, या ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, ये सब आई क्या है? वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, बोलता वांट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू अगर 1 रहा, 1 रहने का मतलब क्या होगा? देखो आई का वैल्यू क्या है सर? यहां पे ऊपर में नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय क्या? एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है,
ठीक है। ठीक है, एब नॉर्मल मोलर मास बराबर क्या, नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, ठीक है। वही यहाँ कहता है कि अगर आई का वैल्यू 1 है तो क्या है, सॉल्यूट, सॉल्यूट ना तो एसोसिएट हुआ ना डिसोसिएट हुआ, ना पार्टिकल टूटा है ना पार्टिकल एसोसिएट हुआ। एसोसिएट का मतलब क्या होता है, जुड़ना, डिसोसिएट का मतलब टूटना। ना पार्टिकल एसोसिएट हुआ है ना ही डिसोसिएट हुआ, जैसा है वैसा ही है। इसलिए आई बराबर 1, मतलब नॉर्मल मोलर मास बटे एबनॉर्मल मोलर मास। मतलब नॉर्मल मोलर मास अगर 100 होगा तो एबनॉर्मल मोलर मास भी क्या रहा, 100 ही रहा। ठीक है, समझ रहे। तो इस केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, आर एल बीपी हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, या ऑस्मोटिक प्रेशर हो, बेटा किसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सबका वैल्यू वही रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन लेकिन ध्यान रखो, अगर पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट हुआ तो इसको पहले देखो, अगर पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट हुआ तो आई का वैल्यू अफेक्ट करेगा, या तो ग्रेटर देन 1 होगा या तो लेस देन 1 होगा। ये दो कंडीशन बन रहा है, समझ रहे हो। तो अब ये कंडीशन कब बनेगा, या जब पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट होगा। तो ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन को समझने के लिए एक टर्म्स आएगा, क्या, अल्फा। क्या आएगा सर, अल्फा। तो देखो हमने लिख रखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एक वर्ड अल्फा से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, अल्फा से। तो ये अल्फा कहता क्या है, देखो अल्फा क्या कहता है सर, तो अल्फा यहां कहता है क्या, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएशन और डिसोसिएशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ठीक है, बात समझ रहे हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। ठीक है, अल्फा जो है वो बताता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। ठीक है, क्लियर है। हिंट, अल्फा, अल्फा का क्या मतलब है सर, अल्फा का मतलब होता है नंबर ऑफ एसोसिएट या डिसोसिएट। ठीक है, जितना पार्टिकल एसोसिएट हुआ डिसोसिएट हुआ उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है। चलो इसको नोट करो पहले अल्फा को। ठीक है, अब देखो, अब आई का वैल्यू देखो, अल्फा, अल्फा तो भी है, अभी आई का समझो। बताए थे क्या, दो कंडीशन, एक ग्रेटर देन एक लेस देन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा होगा। और एक से बड़ा कब होगा, जब पार्टिकल की संख्या डिसोसिएट हो जाए। डिसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, मतलब अगर एक था टूट के 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जो भी होगा एक से उसका वैल्यू ज्यादा। ठीक है, बोलता है क्या कि वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ क्या, डिसोसिएशन। देखो क्या कहता है, आई का वैल्यू क्या है सर, ग्रेटर देन 1। बोलता नॉर्मल, यहाँ पे क्या होगा सर, नॉर्मल मोलर मास इज ग्रेटर देन एबनॉर्मल मोलर मास। देखो आई बराबर में क्या पढ़े,
नॉर्मल मोलर मास बटे क्या, एबनॉर्मल मोलर मास। मतलब मान लो ये 110 है तो ये क्या है सर, 100। जो भी आई का वैल्यू आएगा एक से बड़ा आएगा, समझ रहे हैं? मतलब आई का वैल्यू क्या, ग्रेटर देन, क्यों, क्योंकि नॉर्मल मोलर मास यहाँ ऊपर वाला बड़ा 110 है, तो ठीक है, समझ रहे हैं? तो वही बोलता है नॉर्मल मोलर मास इज ग्रेटर देन क्या, अब नॉर्मल मोलर मास, इसलिए आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। बोलता इन केस ऑफ पार्शियल डिसोसिएशन, पार्शियल डिसोसिएशन के केस में क्या होगा सर, देखो बोलता है ए टू बी एक पार्टिकल है, या फिर ए टू बी की जगह तुम अगर ए बी पार्टिकल लेते हो, देखो टूट के क्या बना सर, ए प्लस और बी माइनस, ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है, 0 0, ठीक है। ठीक है, मतलब आफ्टर डिसोसिएशन का मतलब क्या है सर, आफ्टर डिसोसिएशन का मतलब टूटने के बाद, ठीक है। ठीक है, तो ये हुआ अल्फा अल्फा, ठीक है। अब क्या है सर, यहां पे निकालना वांट ऑफ फैक्टर, आई बराबर क्या होता है सर, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऊपर में क्या, आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, ठीक है। ठीक है, आई बराबर क्या है, आई बराबर यहाँ पे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाय क्या 1, ये अल्फा अल्फा कट गया, मतलब आई का वैल्यू यहाँ कितना आया, 1 प्लस अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, आई क्या, वांट ऑफ फैक्टर। यानी कि कोई भी सब्सटेंस अगर किसी विलियन के अंदर जाकर के ये डिसोसिएट होगा तो जो फॉर्मूला आएगा आई बराबर क्या, 1 प्लस अल्फा, ठीक है। समझ रहे मेरी बात, क्लियर है? चलो लिख लो इसको, क्लियर है? वही देखो दूसरा हमने लिखा है क्या, वांट ऑफ फैक्टर, अगर ए टू बी रहा तो, देखो ए टू बी रहा तो यहाँ पे टूटेगा ये पार्टिकल, ठीक है। देखो कैसे बताएगा, 1 माइनस अल्फा यहाँ टूट के क्या बनेगा, देखो ये ए बराबर अल्फा 2 है, 2 अल्फा, और यहाँ पे क्या अल्फा, तो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर वही फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाय क्या 1, ठीक है। ठीक है, वाई बराबर क्या 1 प्लस 2 अल्फा, क्लियर है, क्लियर है?
क्लियर माय पॉइंट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोलता है वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ डिसोसिएशन। बोलता है आई बराबर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ठीक है, तो क्या होगा सर, 1 माइनस अल्फा प्लस, को यहाँ पे इसको तोड़ेंगे कितना आएगा, 1 प्लस 2 अल्फा आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई था। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है इसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, ठीक है। आई बराबर क्या, NaCl एसोसिएट, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब इसको कोई एग्जांपल से अगर तुमको समझना है, समझो, देखो अगर हम ले ले MgCl2, ठीक है, ये टूटेगा किसमें सर, Mg दो पॉजिटिव चार्ज, दो Cl पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं DISS डॉट, ठीक है। MgCl2 मानते कुछ नहीं है, शुरुआत में 1 मोल होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है, जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं है, ये टूट के क्या बनाएगा सर, देखो जनरली ये रिएक्शन के फॉर्म में होता है, तो इसको लेते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम की जगह, ठीक है, इक्वेशन को। देखो क्या होगा सर, यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर ही रहता है, तो ये 0 मोल और ये 0 मोल, देखो आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने से पहले, तो मान लो ये अल्फा मोल टूटा, ये बनेगा क्या, कुछ नहीं तो 1 अल्फा, यहाँ 2 मोल है तो 2 अल्फा। तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाय क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, काटो, प्लस माइनस कट गया, यानी कि आई बराबर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे 1 प्लस 2 अल्फा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलिए। चलिए लिखिए इसको जल्दी से, तो जितना एग्जाम्पल बात बता रहे बेटा उसको लिखो, तभी तुम्हें समझ में आएगा, इससे न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी था डिसोसिएशन, अब देखो एसोसिएशन का मतलब होता है कि दो अलग अलग पार्टिकल्स मिलकर के एक पार्टिकल का, देखो अगर O2 दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और ये दोनों मिल करके क्या बन गया सर, O2 मिल गया, समझ रहे, ये था 2 मिलके 1 हो गया, है ना, मतलब जितना पार्टिकल था उतना का आधा हो गया, ठीक है। ये मान लो अगर ये 2 पार्टिकल है, ये 1 हो गया, मतलब 2/2 कर देंगे, ठीक है, यानी कितना हो गया, 1 हो गया, आधा हो गया ये, है ना। अगर मान लो ये अल्फा था तो ये अल्फा बाय क्या हो जाएगा, कोई जितना था ये 2 था 1 मोल हुआ है, तो ये अल्फा है तो अल्फा बाय 2 आधा मोल होगा ये, बात समझ रहे हैं। तो वही कहता है क्या, और ये आई बराबर क्या हो सर, आई बराबर क्या लिखे थे हम लोग, नॉर्मल मोलर मास बटे एबनॉर्मल मोलर मास, मान लो ऊपर 100 है और नीचे वाला क्या हो जाएगा सर, नीचे वाला हो गया क्या 110 हो गया, ठीक है, ये वैल्यू बड़ा हो गया, तो अब वैल्यू क्या आएगा सर, आई बराबर आएगा 1 से छोटा 0.9 के आसपास, यानी कि आई का वैल्यू क्या है सर, लेस देन 1, 1 से छोटा है, तो वही यहाँ कहता है कि आई का वैल्यू क्या है सर, लेस देन 1। ये कब होगा, जब नॉर्मल मोलर मास का वैल्यू कम हो जाएगा एबनॉर्मल मोलर मास से, ठीक है। अब ये जो है बोल रहा है क्या, यदि अब पार्टिकल
एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब जुड़ेगा, था दो अलग पार्टिकल मिलकर के एक हो गया, यानी इसको बोलेंगे डाइमर। क्या होना सर? डाइमर। ठीक है, तो देखो 4 डाइमर, डाइमर का मतलब होता है डामराज। ठीक है, मान लो क्या, एक मॉलिक्यूल था, जो दो मॉलिक्यूल था ए का, क्या था सर? दो मॉलिक्यूल था ए का, ये दोनों डामराज होकर के क्या बन गया सर? E2। मतलब था दो बना एक, यानी कि बिफोर एसोसिएशन, मिलने से पहले, मान लो कितना है ये सर? ये हो गया 1 मोल। क्या हो गया सर? 1 मोल। ये क्या होगा सर? 0। अब देखो, आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है, 1 में क्या हो गया सर? अल्फा गया, यहाँ बना कितना होगा? 2 था तो 1 बना, अल्फा 2 अल्फा बाय अल्फा का आधा बनेगा, अल्फा बाय 2। ठीक है ना? तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, कि आई का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि आई बराबर पुट करो क्या, 1 माइनस अल्फा प्लस क्या, अल्फा बाय 2। यही तो होगा, है ना? डिवाइड बाय क्या, कुछ नहीं, 1 है। अब देखो ध्यान से, होगा क्या सर? होगा यहाँ पे ये क्या, कि 1 में तुम माइनस अल्फा में प्लस हाफ अल्फा गया, क्या बचेगा? आई बराबर 1 से भागा देंगे, एक ही रहेगा, 1 माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला कब आया? जब पार्टिकल डायमराइज हो गया। डायमराइज में तो अलग अलग, एक पार्टिकल अलग था, वो A2 बन गया। क्या बन गया सर? A2, मतलब जितना था उसका आधा बन गया। ठीक है, दूसरा देखो, अगर ट्राइमर हो गया तो ट्राइमर का मतलब क्या, अगर पार्टिकल की संख्या 3 है और ये 3 टाइम्स एक दूसरे से मिल गया, मतलब A3 बन गया। मतलब था 3 बना 1, था 3 बना 1, मतलब 1 का तीसरा हिस्सा। समझ रहे हो? तो देखो यहां पे बिफोर एसोसिएशन, ठीक है, क्या सर? यहाँ पे कुछ नहीं, 1 मोल है। अब टूटने से पहले क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। अब देखो, आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है, क्या होगा? अल्फा बाय 3। ठीक है, आई बराबर 9। वही फॉर्मूला, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 3 डिवाइड बाय क्या, 1। देखो आई बराबर क्या होगा सर? यहाँ पे 1 को 1 रखो, कुछ नहीं, यहाँ 1 मानेंगे। ठीक है ना? 3, या 3 से 3 अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा सर? 2 अल्फा बाय माइनस 2 अल्फा बाय 2। ठीक है, आई बराबर क्या होगा? 1 माइनस 2 अल्फा बाय 3। ठीक है, ये होगा ट्राइमर के केस में। ठीक है, जब पार्टिकल जब एसोसिएट होगा तब। तो ये अल्फा जो है, अब क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन में या तो तुम्हारा आई दिया हुआ रहेगा, क्वांटम फैक्टर अल्फा निकालने बोलेगा, या तो क्वेश्चन में अल्फा दिया रहेगा, आई निकालने बोलेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, क्लियर है? तो इस पे हम अभी एक आगे एक न्यूमेरिकल लिख रखे हैं, अभी आपको हम बताते हैं। ठीक है, चलो
अब ये आई जो है, आई जो वर्ड आया, अब इस आई वर्ड का मतलब समझ आया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये आई वर्ड को जितना भी तुम जानते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वहां पे क्या करेंगे सर, आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सबसे पहला क्या था, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फॉर्मूला क्या था इसका, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय क्या, पी नॉट ए इक्वल टू क्या, एक्स पी। तो यहां पे आई इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्यों सर, देखो आई इसलिए डालेंगे क्योंकि आई हमारा वांट ऑफ फैक्टर है, और ये उस केस में काम आएगा जब वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है। मैं कुछ नहीं करना है इसी फॉर्मूला में, क्या आई सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसी तरह दूसरा क्या है, दूसरा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू बी, ठीक है। ठीक है, तीसरा ठीक है। अब आता है फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर क्या है सर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। पाई इक्वल टू क्या होता है सर, सी आर टी, ठीक है। यहां पे भी आई का एंट्री कर दो, आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। अभी आई कैसे कैलकुलेट होता है ये तो बता दिए, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया और यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर आई मल्टीप्लाई किया गया, क्यों, क्योंकि एसोसिएशन डिसोसिएशन के बाद क्या जो वैल्यू है मॉलिक्यूलर मास का वो बदल जाता है। तो इसी को देखते हुए देखो लिखे हमने क्या, द फोर सॉल्यूट दैट, देखो उस लाइन को लिखना या इसको लिखना, कॉपी में दोनों में से कोई भी एक लिख लेना, ठीक है। तो हमने लिख रखा है क्या, क्या कि फोर सॉल्यूट दैट एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन सोल्यूशन द मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इक्वल टू क्या, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड पी नॉट ए इक्वल टू क्या, आई इंटू एक्स बी, ठीक है। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में लिखो डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एफ, सब जगह आई मल्टीप्लाई किया गया है ना। ये फॉर्मूला को लिखना, ये फॉर्मूला एक तरह से मॉडिफाइड इक्वेशन है वांट ऑफ फैक्टर के साथ, ठीक है। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है। चलो इसको जल्दी से बेटा नोट करो कॉपी में, ठीक है। हाँ देखो यहां के बाद तुम्हारा जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके बुक का बेटा सारा बन जाए, क्योंकि यही लास्ट इक्वेशन था आपके सॉल्यूशन चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। समझ रहे हैं, चलो तो आगे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, क्या लिखा था, वांट ऑफ फैक्टर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 इज 2.74, द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ साल्ट इज व्हाट, ठीक है। देखो ध्यान दिए क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है ना,
कैसे सर? देखो BaCl2 टूटेगा, है ना? Ba पे 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 Cl पे नेगेटिव चार्ज, यही तो होगा। हाँ, अब देखो बिफोर डिसोसिएशन यहां पे क्या है, 1 मोल, 1 में 0 जो आएगा इसका 0 0 बनेगा। अभी देखो आफ्टर डिसोसिएशन 1 में गया अल्फा, बना क्या, अल्फा प्लस 2 अल्फा, ठीक है, समझ रहे हैं? अब आई बराबर क्या होगा, आई बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, यानी ये 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाय क्या, 1, है ना? अब क्वेश्चन में क्या दिया, बोलता वांट ऑफ फैक्टर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आई का वैल्यू दिया हुआ है ना? देखो काटो, कट गया, है ना? आई बराबर क्या, 2.74, ये तो दिया हुआ है। हाँ, वन प्लस 2 अल्फा, ठीक है। अब देखो 2.74 माइनस 1 बराबर कितना, 2 अल्फा, यहां पे क्या है सर, 1.74, देखो अल्फा बराबर क्या होगा सर, 2, ठीक है, क्या आएगा सर यहाँ पे, ठीक है, भागा दो 1.74 को, ठीक है, एटी 87 पॉइंट है, ठीक है, 87, ठीक है, इंटू कितना करना पड़ेगा सर, परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, देखो 0.87, ठीक है। नाउ परसेंटेज ऑफ अल्फा इक्वल टू होगा 0.87 गुने 100 इक्वल टू कितना होगा, 87%, ठीक है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा सर, कितना परसेंट टूट रहा है सर, ये 87%, यानी आंसर टिक कर दो, क्या बी। चलो इसको नोट कर लो एक बार, चलो देखो, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, तो इसको नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया सर, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल मतलब इसमें बहुत दिमाग लगेगा थोड़ा सोचने के लिए, है ना? कैसे सर, हमने पूछ रखा है क्या कि द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट करने का मतलब क्या है सर, केवी का बात कर रहा है, ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी कि डेल्टा टीवी का बात कर रहा है, ये तो फॉर्मूला होता है। बोल रहा है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन व्हेन, कब, जब ये एम का वैल्यू 1 कर दे, मान लो क्या हो जाए, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी हो जाए इंटू 1। अब ये 1 होने का मतलब क्या है इसका, कि 1 मोल पर केजी होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। तो बोलता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 केजी ऑफ सॉल्यूट। आंसर क्या होगा इसका, ग्राम, केजी, नहीं, ये मोलालिटी का बात कर रहा है, ठीक है। और इस पे हम D2 इस टॉपिक पे क्वेश्चन करवा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे, तो एक बार बैक होकर के तुम जाके देख सकते हो। हाँ समझ रहे मेरी, है ना, क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा सेम क्वेश्चन तुम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोलता है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज मेजर्ड बाय यूजिंग
फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से करते हैं। बोलता के एफ को क्या कहते हैं? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं सर, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ये भी कहते हैं सर, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ये भी कहते हैं सर, यानी कि ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा सर? बी नंबर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, बात समझ रहे हैं? चलो इसको नोट करो जल्दी से। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वांट ऑफ फैक्टर से है, और ये क्वेश्चन बेटा तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में क्या था क्या क्या पहले देखो, जो जो कहता है उसको लिखो। ठीक है, कि क्वेश्चन को लिखने से ही पता चलेगा क्या क्या दिया हुआ है ना। देखो सॉल्व, बोलता है बेंजोइक एसिड, ठीक है, डिजोल्व इन बेंजीन। यहां पे बेंजोइक एसिड कहां पे डिजोल्व हो रहा है सर? बेंजीन के अंदर, और मिलके बनेगा क्या सर? एक सोल्यूशन तैयार होगा, यही तो होगा। बोलता है बेंजोइक एसिड इज डिजोल्व इन 25, जिसका वेट ज्यादा होता है, मान लो ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, डब्ल्यू बी बराबर कितना? 2 ग्राम। डब्ल्यू ए बराबर कितना? 25 ग्राम। ठीक है, बोलता सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू, यानी कि डेल्टा टी एफ का बात करो। ठीक है, बोलता है डिप्रेशन, बोलता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी के एफ का बात कर रहा है, 4.9 इंटू 10 का केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ठीक है, बोलता व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, यानी कि अल्फा पूछा है। नाउ टू फाइंड क्या? परसेंटेज ऑफ अल्फा बराबर व्हाट। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा सर? पहला काम होगा इसका मोलर मास को निकालना, एमबी को, है ना। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए, यही तो होगा, है ना। चलो एम बी निकालना है, यहां लो के एफ डब्ल्यू बी 1000 डिवाइड बाय क्या? डेल्टा टी एफ और क्या? डब्ल्यू ए, सारा वैल्यू पुट करो, देखो क्या आता है। के एफ का वैल्यू कितना था? 4.9। ठीक है, डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना सर? 2 ग्राम, 2 दिखो। टी एफ कितना सर? 1.62। डब्ल्यू ए कितना सर? 25। ठीक है, समझ रहे? 40 बार में कट गया। ठीक है, ऊपर 100 कर दो, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे इसका, इसका हटाएंगे तो नीचे 10। ठीक है, 10 बार में 49 गुने 40 गुने 10, नीचे क्या सर? नीचे है 162 MB। देखो ये 40 49 40 और ये तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, यहाँ मॉलिक्यूलर मास जो आएगा MB,
आएगा 242, ठीक है, समझ रहे हैं, ग्राम। नाउ बेंजोइक एसिड का मोलर मास कितना होगा सर? देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये तो होता है ना, C6H5COOH। चलो तो इसका मोलिकुलर मास का निकालो, क्या होगा सर? देखो 12 गुने 7, 12 कार्बन है, 7 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 गुने 1, ऑक्सीजन 16 गुने 2, ठीक है, 12 से 84 प्लस 6 प्लस 32 जोड़ दो, कितना होगा सर? 6 2 8, 8 4 12, बाकी हाथ में कितना सर? 1 3 1 4, ठीक है, 8 4 12, 122 ग्राम, ठीक है, कितना है सर? 122 ग्राम, क्लियर है। अब देखो आई बराबर क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर, आई बराबर क्या है? ठीक है, 122, 122 ने 242, ठीक है, कितना आएगा सर? दोनों को भागा करेंगे तो देखो आई का वैल्यू जो यहाँ पे आएगा वो 0.504 है, ठीक है, आई का। अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा था क्या, ध्यान दो, बोल रहा है यहाँ पे क्या कि बेंजीन शो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट फॉर्म्स डायमर, क्या होता है? डायमराज। डायमराज का मतलब क्या होता है? देखो C6H5COOH, ठीक है, डायमराज का मतलब दोनों मॉलिक्यूल मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनना, ठीक है, C6H5COOH, ठीक है, बिफोर एसोसिएशन, यदि 1 मोल है ये क्या हो जाएगा? 0। α/2 बनेगा, ठीक है, 9। आई बराबर क्या होता है वैल्यू सर? ठीक है, 1। आई का वैल्यू क्या है सर? अभी 0.501 आया, 0.50 कितना था? 4, ठीक है, अब ये कटेगा, क्या होगा सर? 1 माइनस α/2, ठीक है। अब देखो माइनस है प्लस में इधर आएगा तो 0.504, ठीक है, कितना आएगा वैल्यू सर यहाँ पे? देखो 0.504 है तो 6 9 और 4, ठीक है, 49 के आसपास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 गुने 0.496 लगभग क्या आ जाएगा सर यहाँ पे? अल्फा बराबर 99, ठीक है, 0.99, ठीक है।
अब परसेंटेज पूछा था, देखो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन या डी अल्फा इक्वल टू क्या 0.99 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा 99%। ठीक है, हाँ समझ रहे हैं? तो पहले इसको नोट करो जल्दी से, एक बार फिर से इसको समझा देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो पीछे पेज पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है सर, जो 25 ग्राम बेंजीन में हो रहा है, इसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है ना, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ये वैल्यू दिया हुआ है, परसेंटेज एसोसिएशन पूछा था। देखो पहले निकालने का इसका नॉर्मल मोलर मास जो आ गया इस फॉर्मूला से, एमबी बराबर कितना 242, और कैलकुलेट किया इसका मोलर मास कितना आ गया फॉर्मूला से 122, दोनों को डिवाइड करें कैलकुलेटेड बटे नॉर्मल कितना हो गया ऑब्जर्व 122 बटे 242 कितना 0.504, और 0.504 को कहां पे बैठा पुट कर दिया सर इसमें, देखो ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, तो आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय 1, तो ये है अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 0.99%। ठीक है, यही है परसेंटेज एसोसिएशन। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? ठीक है, आगे चलो ना। अब ये चैप्टर यहां पे समाप्त होता है। अब इस चैप्टर में क्या करना, देखो एनसीईआरटी बुक का सारा क्वेश्चन बना देना। ठीक है, चाहे वो इंटेक्स्ट का है, एक्सरसाइज का है, ठीक है, या एग्जाम्पल का है। ठीक है, अगर ये सब बनाने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करो सर, फिलो का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे आप 1-to-1 टीचर के साथ जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहा है एनसीईआरटी बुक का बनाने में, तो मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको बना दिया है। ठीक है, बता दिया है, तो आप बना सकते हो। कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत है तो आप 1-to-1 फिलो ऐप डाउनलोड करो, वहां जाके सारे क्वेश्चन का आंसर आप पूछ करके कॉपी में डालो। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, जितना भी मैं पढ़ाया हूं क्लास नोट्स बनाना जरूरी है, तो क्लास नोट सभी बच्चे लिखते जाना। ठीक है, अपने साथ, ये तुम्हें बोर्ड एग्जाम के लिए फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, चलो आज जो है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, एंड, ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर बेटा आप लोग न्यू हैं, कोई पढ़ रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हें इसका जो भी आगे मैं पढ़ाऊं फर्दर उसकी जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू तुम्हें मिल जाए, और कोई तरह का और भी नया टॉपिक मैं पढ़ाऊं तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उन्हें भी कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, तो चलिए बेटा आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं, मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ, तो आइए उसको पढ़िएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग, अच्छे से पढ़ाइए।